अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रिगेडियर आसिफ असगर हूँ, कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन कुसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहा हूँ। और हमारा आज का टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस करना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ कैंसर ऑफ ईसोफेगस और इसकी की होल सर्जरी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। टॉपिक ये क्यों इम्पोर्टेंट है? नंबर वन, अगर आप कैंसर ऑफ ईसोफेगस के बारे में बात करें तो ये इसका नंबर पाकिस्तान में इंक्रीज होता जा रहा है, और स्पेशली केपीके और अफगानिस्तान से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स ईसोफेजियल कैंसर के यानी खाने के नाली की कैंसर के साथ लोग आ रहे हैं। अब जहाँ तक इस कैंसर की बात की जाए, वैसे तो सारे कैंसर ही डेंजरस होते हैं, लेकिन इस कैंसर का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी तशखीस हो जाती है और आप इसका कोई इलाज नहीं करवाते तो 5 साल जिंदा रहने के चांसेस पेशेंट के खाली 4% हैं, जो बहुत ही ब्लीक प्रोग्नोसिस है। और अगर आप इसका प्रॉपर इलाज करवाते हैं सारी मोडालिटीज़ को यूज़ करके, तो फिर 5 साल जिंदा रहने के चांसेस पेशेंट के 40% तक होते हैं। इसमें एक ये बात है कि अगर आपने किसी अच्छे सेंटर से ऑपरेट करवाया हो और अच्छी सर्जिकल टेक्निक हो, कॉम्प्लिकेशंस कम हो, बाकी क्लियरेंस अच्छी हुई हो ट्यूमर की, तो फिर ये 40% की फिगर बेहतर भी हो सकती है। अब हमने जो आपसे बात करनी है बेसिकली इस डिजीज की मिनिमली इन्वेसिव या की होल सर्जरी जो बगैर कट के होती है उसके बारे में बात करनी है, और उसके फायदे नुकसान और सारी चीज़ें प्रोज एंड कॉन आपसे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम कैंसर ऑफ ईसोफेगस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, थोड़ी सी मैं आपको इसकी अलामात बताना चाहूँगा। ये ब्रीफ सी हैं और बताने का मकसद ये है कि आपके किसी जानने वाले में या करीब किसी शख्स में अगर ये अलामात मौजूद हों तो आप उस शख्स को ज़रूर गाइड करें। वो अलामात क्या हैं? नंबर वन, खाने के नवाला गुजरने में रुकावट, और ये रुकावट ऐसी होती है कि हम इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। प्रोग्रेसिव जिस तरह आपको अंग्रेजी के लफ्ज़ से भी मालूम है कि ये आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम बढ़ती है। विद इन ए मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स ये पेशेंट जो सॉलिड खाना खाते हुए तकलीफ होती थी, सॉलिड खाना खाना बंद कर देता है और खाली पेशेंट लिक्विड ले सकता है। और अगर लेट किया जाए तो फिर कई दफ़ा लिक्विड भी स्वेलो करना मुश्किल हो जाते हैं। डेफिनेटली 2 से 3 महीने अगर किसी पेशेंट का खाना साबुत खाना बंद हो जाए और वो लिक्विड्स पे आ जाए तो वेट बड़ी जल्दी गिरता है। तो ऐसे पेशेंट जब आते हैं हमारे पास तो इनका 8 से 10 केजी वेट भी कम हो चुका होता है। अब जहाँ तक ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की बात करें हम, तो इसमें जिस तरह हर कैंसर की ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ मोडालिटीज़ हैं, तो इस तरह इसमें भी नंबर 1 सर्जरी है, नंबर 2 कीमोथेरेपी है, नंबर 3 रेडियोथेरेपी है, यानी शुआओं से इलाज। अगर बहुत अर्ली स्टेज में ये कैंसर पिक हो जाए तो सर्जरी से ही मरीज़ का मसला हल हो जाता है और बाकी फॉलोअप पे पेशेंट रहता है। अगर थोड़ा सा लेट आए, स्टेज 2 या 3 में हो, तो फिर हम इस पेशेंट को सैंडविच थेरेपी एडवाइस करते हैं, जिसमें पहले कीमोथेरेपी की कुछ साइकिल्स होती हैं, फिर सर्जरी की जाती है और उसके बाद भी फिर कीमोथेरेपी। इसमें किसी भी स्टेज पे रेडियोथेरेपी भी कंबाइन की जा सकती है। अब हम बेसिकली जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो बगैर कट के की होल सर्जरी है, यानी लेप्रोस्कोपिक और वैट्स के साथ जो सर्जरी उसको डिस्कस करेंगे। इस सर्जरी से मुताल्लिक लोग हमसे कुछ सवाल करते हैं जिनके बड़े फ्रीक्वेंटली हमें जवाब देने पड़ते हैं, तो मैं चाह रहा था कि उन सवालों को भी, मरीज़ों के सवालों को भी हाईलाइट किया जाए। पेशेंट्स का सवाल ये होता है कि जी ये तो सर्जरी ओपन करके होती है रूटीन में, तो ये जो आप छोटे कट्स के साथ करेंगे लेप्रोस्कोपिक या थोरेकोस्कोपिक, तो क्या कैंसर पूरा निकाल सकते हैं इस तरह? तो इसका जवाब ये है कि जी बिल्कुल, आजकल टेक्नोलॉजी और हम लोग की भी ट्रेनिंग और प्लस गैजेट्री इतनी मॉडर्न हो चुकी हुई है कि हम लोग इस कैंसर को ओपन सर्जरी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको निकाल सकते हैं, जिसमें कैंसर पूरा निकालना, इसके पीछे जो लिम्फ नोड या इसकी रूट्स होती हैं वो भी हम बेहतर तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ये सर्जरी की होल तरीके से, अच्छे तरीके से हो सकती है। सेकेंडली, लोगों का सवाल ये होता है कि जी अगर आपने ये खाने की नाली पूरी निकाल दी तो खाना कैसे चलेगा?
तो उसका जवाब ये है कि हम अल्लाह ताला ने हमारे जो स्टमक है उसकी बनावट इस तरह की बनाई हुई है कि अगर हम स्टेपलिंग करके इसको ट्यूब में कन्वर्ट कर दें तो ये ट्यूब स्लाइड करके उसी रास्ते से गर्दन तक आ जाती है और वहाँ हम एक कट लगा के तो इसको गले में जो खाने की नाली का चैनल नीचे आ रहा होता है उसके साथ हम स्टिच कर देते हैं, तो ये रास्ता बहाल हो जाता है। अब हम इस सर्जरी पे आ जाते हैं कि ये इसके कट्स कितने होते हैं, रिकवरी कैसे होती है और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। कट्स जिस तरह मिनिमली इन्वेसिव या की होल सर्जरी के बारे में कहते हैं, पेट पे 3-4 छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के कट्स लगते हैं और साथ इसी तरह चेस्ट पे भी 3 छोटे कट्स होते हैं जिसमें से हम ये इंस्ट्रूमेंट्स डालकर अपना प्रोसीजर करते हैं। गर्दन में एक 4 से 5 सेंटीमीटर का कट होता है जहां फाइनल हम कंडुई को ऊपर ला के इसको स्टिच करके जोड़ते हैं। तो अब इसका फायदा क्या है? देखें, जिस ज़माने में ओपन सर्जरी की जाती थी तो उसमें तकरीबन 8 से 10 इंच का पेट के सेंटर में कट होता था, चेस्ट पे भी तकरीबन इतना बड़ा कट होता था। तो इन इन इंसिजन्स का इतना पेशेंट को पेन होता था कि ऑपरेशन के बाद उसके लिए उठ के बैठना और एक्सरसाइज करना, लंग्स की एक्सरसाइज करना मुश्किल होता था। जब ये पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे तो रिकवरी फिर कॉम्प्लिकेटेड होती थी, जिसमें टॉप ऑफ द रेंज में निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर्स, इस तरह के प्रॉब्लम, कई लोग इन्हीं वजूहत की वजह से दोबारा वेंटिलेटर पे डल जाते थे और फिर आपको मालूम है कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड फिर कॉम्प्लिकेशन और मसले ऊपर एक सिलसिला चल पड़ता था जिससे मरीजों की डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। ये सारी चीज़ें अवॉइड हुई हैं इस की होल सर्जरी से। पेशेंट को अगले दिन ऑपरेशन के बाद पेन का एहसास ही नहीं होता, इतना ही पेन होता है जिस तरह कोई छोटा ऑपरेशन, हर्निया या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो पेशेंट बड़े आराम से बैठ के खांसी कर सकते हैं, बलगम निकाल सकते हैं, हमारी जो चेस्ट फिजियो होती है वो सारी एडिक्वेटली कर सकते हैं। तो चूंकि ये कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं इसलिए पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है और रिकवरी भी अच्छी होती है। ये सर्जरी जो है मेजर सर्जरी है, 3 से 4 घंटे की प्रोसीजर है और उस ऑपरेशन के बाद हम मरीज को 1 या 2 दिनों के लिए आईसीयू में बेहतर निगहदाश्त के लिए रखते हैं और उसके बाद फिर वार्ड में या रूम में शिफ्ट करते हैं और वहाँ 3 से 4 दिनों के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऑपरेशन से चौथे या 5वें दिन पे हम पेशेंट को चम्मच के साथ सिप्स ऑफ फ्लूइड शुरू करा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको वो कुछ टेस्ट में कंफर्मेशन करके तो फिर हम इसको पेशेंट को मुंह से कुछ लिक्विड लेते हुए इसको फिर हम डिस्चार्ज करते हैं और पेशेंट घर जाते हैं और उसके बाद हमारे पास फॉलोअप के लिए आते रहते हैं। ये सारा प्रोसीजर जो है ऑपरेशन थिएटर में टेक्निकल एक्सपर्टीज, लेटेस्ट गैजेटरी और उस ऑपरेशन के बाद जो है आईसीयू केयर और वहाँ भी मॉनिटरिंग, सारी ये लेटेस्ट अप टू द मार्क लेवल की सारी चीज़ें की जाती हैं। आखिर में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अप टू द मार्क केयर है। ऑपरेशन थिएटर में भी एक्सपर्टीज़ है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की, लेटेस्ट गैजेटरी की, सर्जिकल एक्सपर्टीज़ की, और इसी तरह जब पेशेंट ऑपरेट होकर आईसीयू में जाता है तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर यहाँ एडिक्वेट है और पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है। अगर आप अपने किसी पेशेंट को इसोफेजियल कैंसर का इलाज के लिए यहाँ लाना चाहते हैं तो आप बड़े इत्मीनान और तसल्ली के साथ इसको यहाँ ला सकते हैं और इंशाल्लाह पेशेंट की रिकवरी अप टू द मार्क होगी।